चलो देखो, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत बताया हुआ था आपको, है ना, कि भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों हो सकता है। एक सिर्फ एक सेंटेंस में वापस रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जिस मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था तो करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है वही पे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो देखो, मूविंग चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये पक्की बात है। मतलब करंट कैरिंग वायर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कितना बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना बनेगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है वो कहाँ से मिलेगा, बायट-सावर्ट्स लॉ से मिलेगा, है ना। करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप का है, मतलब लाइक वो स्ट्रेट वायर है ना, या फिर लूप है, किसी भी उसमें कहाँ से बनेगा, बायट-सावर्ट्स लॉ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, करंट एलिमेंट क्या है पता है सबको, करंट एलिमेंट क्या है पता है ना। लाइक कोई भी ऐसा वायर दे दिया आपने, आइडियल, आइडियल को क्या कहते हैं आप, करंट एलिमेंट कहते हैं, आपको पता है यहां तक। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। सॉरी, अब ये करंट कैरिंग वायर पूरा था, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता था अलग अलग पॉइंट पर, अगर करंट एलिमेंट की बात करें। हमने यहाँ पे एक लिखा तो इसके लिए एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसकी वजह से सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना। तो किसी एक पॉइंट पे, लाइक हमारे को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी मिलना चाहिए वो भी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। भाई स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हो, है ना, ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी का होगा। तो डी भी लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, लिखिए, लिखते जाइए, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, लिखिए म्यू नॉट आई डी, आइडियल क्या हो गया यहाँ पे, करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म है किसका, जो बायट-सावर्ट्स लॉ है। यहां तक समझ आ रहा है। अब ये याद रखना है, इसके बाद हम लोग डेराइव करेंगे फॉर्मूला, देखना यहां तक समझना। ये कांस्टेंट आई करंट, आई डी एल पूरा ही क्या हो गया, करंट एलिमेंट हो गया। ये आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लिख सकते हैं ना। 4 पाई हमारे को पता है, यहां तक समझ आ रहा है। तो यही बायट-सावर्ट लॉ है, और फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है कि गिवन करंट एलिमेंट के लिए अगर किसी पॉइंट पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देन दिस इज द फॉर्मूला। यहां तक समझ आ रहा है। बोर्ड एग्जाम के लिए अब इस फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग फॉर्मूले तुम्हें डिराइव करने होते हैं, लाइक स्ट्रेट वायर के लिए, फिनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, लूप के लिए, है ना। फिर हम लोग सोलेनॉइड पे चलेंगे, टॉरॉइड पे चलेंगे, जहां एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, है ना। बट पहले आज कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसको कंप्लीट करते हैं, जो डेरिवेशन होगा उसको नेक्स्ट सेशन में अलग से कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को। अब इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। जो पहला फील्ड हम लोग लिख रहे हैं, देखिए क्या लग रहा है, स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट अ गिवन पॉइंट, बात समझ आ रहा है। तो देखो, देख के लग रहा है कि ये वायर ऑफ फिनाइट लेंथ है एंड द लेंथ इज सपोज एल, लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। और इस पी पॉइंट पे हमारे को फील्ड कैलकुलेट करना है। पी जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द वायर, लिख सकते हैं ना। यहां तक सबके समझ आ रहा है। अब ये चीज हम डिराइव करेंगे, अभी जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं वो उसको अगले सेशन में डिराइव करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। अभी सिर्फ हमारे को फॉर्मूला समझना है, मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए ये कंप्लीट सेशन है। मतलब आप देखेंगे सारे न्यूमेरिकल्स आप HCV कर रहे हैं या कोई भी बुक करे, बनेगा आपसे। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास,
या तो ये L हो जाए, ठीक है ना, या फिर ये θ1 θ2 लिख सकते यार। R और θ1 θ2 गिवन है, मतलब L तो अपने आप है हमारे पास, है ना। तो जो पहला फॉर्मूला निकालेंगे वो इन सब के टर्म्स में निकाल लेंगे, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो जो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं वो यहीं से डिराइव किया हुआ है, इस फॉर्मूले से डिराइव किया हुआ है। और वो फॉर्मूला क्या आएगा? B एट पॉइंट P, ठीक है। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2 लिख सकते। ये फॉर्मूला यहां से डिराइव करेंगे, अगले सेशन में करूंगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल एलिमेंट लिख लेंगे दोनों तरफ, थीटा डैश पे या स्मॉल थीटा पे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे ना। तो फाइनली ये फॉर्मूला मिला हमारे को, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या मिला आपको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द वायर एज सोन इन फिगर, जैसा दिख रहा है आपको। यहां तक समझ आ रहा है? लिख सकते। अब इसके दो अलग अलग केसेस बन सकते। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे। स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा एट अ डिस्टेंस r, वो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I, r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द स्ट्रेट वायर, मतलब जो भी करंट कैरिंग वायर है तुम्हारा। यहां तक सबके समझ आ रहा है? अब इसके दो स्पेशल केसेस क्या बन रहे हैं समझिएगा। यहां तक सबके समझ आ गया? फर्स्ट आप ये आपने नोट कर लिया होगा। गुड। अब देखिए दूसरा जो एक स्पेशल केस बनता है, देखना, फिर से स्ट्रेट वायर है लेकिन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, या फिर लॉन्ग वायर लिखा होगा, हम लोग समझ लेंगे हाँ भाई इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना। तो करंट अब भी वही I लिखा हुआ है आपने। यहां तक समझ आ रहा है सबको? गुड। अब हमारे को फिर से चाहिए क्या? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखो उस फॉर्मूले से अगर यहां तक पहुंचना है तो भाई देखो सब कुछ वैसा ही है, जो डिस्टेंस उधर R था अब भी डिस्टेंस R है, करंट I था अब भी करंट क्या है? I है, सिर्फ लेंथ वहां पे एक फिनाइट लेंथ था, अब वो इनफाइनाइट हो गया। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर ये लेंथ टेंस टू इन्फिनिटी तक जाता है तो θ1 एज वेल एज θ2 दोनों ही क्या होगा? 90 तक जाएगा। समझ आ रहा है ना? अगर इस लेंथ को बढ़ाते जाओ, अगर सिंपल लॉजिकल वो यूज करो तो ये अगर बढ़ता जाएगा थीटा भी बढ़ता जाएगा, तो इनफाइनाइट लेंथ पे ये थीटा 90 हो जाएगा। एट द सेम टाइम इनफाइनाइट लेंथ पे ये थीटा भी 90 हो जाएगा। मैथ से कर सकते हैं, अगर लेंथ टेंस टू इन्फिनिटी आएगा तो थीटा क्या आ जाएगा? टेंस टू 90 लिख सकते हैं ना। तो अब इस स्पेशल केस के लिए सिर्फ क्या नई चीज आई? θ1 एज वेल एज θ2 दोनों 90 हो गया, लिख सकते। तो अब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1 होता है। समझ आ रहा है ना? तो साइन 90 अगर 1 है तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। कितना आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। एक ये फॉर्मूला आ गया। सबसे पहला जो बायट सवर्ट वाला जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था वो बहुत कम जगहों पे हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कर पाएंगे, बहुत कम, रेयरली कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां उसको डायरेक्टली यूज किया होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर सीधे फॉर्मूला पूछा होगा तो शायद वो होगा, अदरवाइज सभी डेराइव फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं हम लोग, है ना। तो यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं। तो फिनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए तीसरा केस बनेगा सेम ही इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग डेराइव करने की जरूरत नहीं, बट एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आप में। यहां तक समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है किसी को? ये लिख लिया हुआ है। थर्ड जो है कि सेमी इनफाइनाइट अगर बनता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू हुआ, एक तरफ को इन्फिनिटी दिख रहा है आपको, एक तरफ को वो दिख रहा है कि हाँ भाई इन्फिनिटी तक ये लेंथ है। यहां तक समझ आ रहा है? अब आप खुद ही कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। P पॉइंट सब कुछ वैसा ही है, करंट I है। अब क्या कहोगे? θ1 90 और θ2 0 कर सकते हैं ना। अब इस केस में क्या होगा? θ1 90 हो जाएगा एंड θ2 क्या होगा? 0। तो θ1 90 है और θ2 क्या हो गया? 0। तो क्या बनेगा? अब साइन 0 0 हो जाता है, तो एक चीज 0 होगा और एक क्या होगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 साइन 0 0 हो जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, B इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट I, अब ये सिर्फ 1 रह गया,
1 + 0 अपॉन 4 पाई r। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है? इनफैक्ट सिर्फ ये याद रखने से काम चल जाना है। अरे इसको कैसे करते हैं आप तुरंत वहां पे लिख सकते हो कि अगर इनफाइनाइट लेंथ हो गया दोनों 90 बन जाएगा। दोनों 90 का मतलब है कि दोनों 1 1 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक 90 एक 0। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो अपने आप रह जाएगा। ये अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल याद होगा आप सबको, है ना। तो यहाँ तक सबके समझ आ गया है? कोई डाउट है कहीं पे भी? नहीं, लिख लिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले अगर इसमें मान लो ऐसे 2016 में किसी एक एग्जाम का है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो जेईई मेंस का या पीएमटी में पूछा गया कि एक स्क्वायर था, करंट करेंगे स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्क्वायर लूप बन गया, स्क्वायर टाइप का लूप है, साइड लेंथ गिवन है ए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द सेंटर। यहां तक समझ आ रहा है? एट द सेंटर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो तुरंत जैसे यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, अब तुम्हें तुरंत ध्यान आएगा अरे यार मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगा आप इसको नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है? क्योंकि 4 अलग अलग डायरेक्शन में करंट है, मतलब 4 अगर अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग करंट एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अब ये है कि फील्ड तो तुमने बना लिया, इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट हैंड कर्ल रूल यूज करना है। मतलब देखो स्ट्रेट वायर के लिए देखना, यहां तक सबके समझ आ गया है? कोई डाउट है किसी को? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये पता लग गया सबको? तो जो फॉर्मूला मिला है फिनाइट वायर के लिए वो कितना है, μ0 I/4 पाई r। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द वायर, है ना। sin θ1 प्लस sin θ2। बाकी के दोनों फॉर्मूले आप यहां से तुरंत डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग कि डायरेक्शन कैसे आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। और उसमें भी कैसा है ये डायरेक्शन, स्पेशली किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग लिख रहे हैं। आप क्या करो, आपको पता होगा कि कहां पे डायरेक्शन चाहिए, कहां पे डायरेक्शन चाहिए। मतलब एक राइट हैंड साइड पे पूछ सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे पूछ सकते हैं, प्लेन में कहीं पे भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस तरफ हमारे को फील्ड चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, या इस तरफ चाहिए, तो हमें राइट हैंड थंब यूज करना है। मतलब थंब हमेशा करंट की तरफ रहेगा। थंब किधर रहेगा, करंट की तरफ। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, है ना, तो ये क्या बनेगा यार, ऐसा बनेगा। यहां से ऐसा दिखा सकते, तो यहां से मतलब ये पार्ट बना, ऐसा लिख दिया हमने, लिख सकते हैं ना। तो अब ये ऐसा रख के तुम्हें क्या करना है, रोटेट करना है यार। ऐसा करके रोटेट किया, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इनवर्स रोटेशन आएगा। तो अगर मैं अपवर्ड करंट के लिए राइट हैंड साइड पे फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं, तो ये इनवर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड पे फील्ड की बात करूंगा, थंब कंडीशन क्या है, बस सीधा ये थंब का जो डायरेक्शन है ये करंट पे होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? अब अगर इधर चाहिए तो तुम ऐसा रखोगे, इधर चाहिए तो ऐसा रखोगे ना। बात समझ आ रहा है? तो ऐसा रखने का मतलब क्या हो गया, ऐसा दिखेगा, लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर ऐसा घुमाएंगे तो क्या होगा, आउटवर्ड्स आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है किसी को इसमें? यहां तक समझ आ रहा है? इस तरफ चाहिए था ऐसा रखा, इस तरफ चाहिए ऐसा। मतलब बाकी के 4 फिंगर्स, इनफेक्ट पूरा ये पार्ट जो है उस प्लेन में होना चाहिए जहां पे फील्ड चाहिए तुम्हारे को, और थंब करंट की तरफ जाएगा। अब मैं अगर कहता हूं कि यार वायर ऐसा है, ये 10th क्लास में भी था शायद ये डायरेक्शन। अब मैं कहता हूं कि वायर ऐसा है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं ऐसा थंब रखूंगा तो पूरे लूप में जाऊंगा तो ऐसा घूमता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये आउटवर्ड्स वायर होता तो एक पॉइंट से वायर को दिखाते तुम, और एक लूप में जो फील्ड होता, अगर आउटवर्ड्स करंट है तो फील्ड अलोंग द टेंजेंट ऐसा आता जाता, और अगर इनवर्ड्स करंट होता, ठीक है, तो उल्टा बनता जाता।
समझ आ रहा है? मतलब ये बहुत सारे प्लेन की बात की, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा तीसरा, तो सब जगह ऐसा। ये सिर्फ दो प्लेन की बात की थी, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर में तुमने वायर रख दिया हुआ है, तुम्हारे सामने दो ही प्लेन दिख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा क्या है राइट हैंड साइड पे। ऐसा कर देंगे या फिर ऐसा। तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा बहुत तो समझ आया आपको, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यही चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यार, कि भाई करंट अगर इसमें आई है तो आप ऐसा तो सोच ही सकते कि यार यहाँ पे आई, यहाँ पे आई और यहाँ पे ऐसा आई होना चाहिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके लिए इनवर्स जाएगा, इसके लिए भी इनवर्स आएगा, इसके लिए भी इनवर्स जाएगा। थंब किधर रख रहे हैं? करंट पे रख रहे हैं, और बाकी के 4 फिंगर्स उस प्लेन पे रख रहे हैं जिधर हमारे को फील्ड चाहिए, ठीक है ना, लिख सकते। तो सबका इनवर्स आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड वो किधर होगा? इनवर्स ही होना चाहिए। यहां तक पक्का है? मतलब डायरेक्शन जो हमें मिलना चाहिए, यहां तक समझ आ गया सबको? गुड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो इनवर्स आ गया। अब बाय सिमेट्री देखो यार, इसका जितना फील्ड होगा एग्जैक्टली उतना इसका भी, इसका भी, इसका भी होगा। तो भाई नेट फील्ड चाहिए तो 4 इंटू बी लिख सकते क्या? बी क्या हो गया? सिर्फ एक वायर के लिए फील्ड हुआ। समझ आ रहा है यार? इसका लेंथ जो होगा एग्जैक्टली वही लेंथ इसका है, वही इसका है, वही इसका है, सबका वही है। तो एक की वजह से जो फील्ड बनेगा एट द सेंटर वो सबकी वजह से उतना ही बनेगा। तो एक के लिए हमने अज्यूम किया क्या? एक के लिए हमारे पास बी बन रहा है, तो नेट फील्ड कितना होगा? 4 इंटू बी, क्योंकि सबका कॉमन डायरेक्शन था। कॉमन डायरेक्शन नहीं होने से फिर नहीं कर सकते थे हम लोग। बात समझ आ रहा है? यहां तक सबके समझ आ गया? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ये डायरेक्शन वाला पार्ट समझ आया ना? अब इसको देखो, एक वायर सिर्फ दिख रहा है, एक के लिए लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2, क्योंकि सेंटर पे लिख रहे हो ना। और जो दो एंगल्स बन रहे थे वो कितने होने चाहिए? 45। मेरे ख्याल से सबके ये समझ आ गया होगा क्या करना चाहिए था इसमें। 45 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो b कितना होगा? उस फॉर्मूले को यूज करिए, μ0 I अपॉन 4 पाई r। r के प्लेस पे a/2 लिख देंगे क्या? बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2, लिख सकते। साइन थीटा 1 साइन 45 प्लस साइन 45 लिख सकते हैं। दोनों एंगल 45 है। अब ये सॉल्व तो हो जाएगा ना, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। b कितना आएगा? μ0 I अपॉन 4 पाई, इसको 2 पाई a लिख सकते, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये b आएगा, b का वैल्यू उधर पुट करिएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, वो नेट फील्ड एट द सेंटर मिल जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? तो स्ट्रेट वायर के लिए डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ समझ आया? फॉर्मूले कैसे लिखना है यहां तक सबके समझ आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें ये और एक लूप वाला दोनों मिला करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया? लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन अगर दिया हमने आपको, आई ए बी आई हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे कह रहा है कि भी फील्ड निकालिए आप पी पॉइंट पे। ये जो डिस्टेंस है इट इज x0। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। अब इसमें देखो दो, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? एक स्ट्रेट वायर है तो उसका एक ही डायरेक्शन होगा, तो उसको अलग निकालो। वही स्ट्रेट वायर अगर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो उसके लिए अलग से निकालो। फाइनली वेक्टर सम जैसा कुछ सोचो, कर सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दो, एक ही वायर है, वो एल पे चेंज हो गया, मतलब 90 पे टर्न हो गया, और वो करंट तो वही रखा हुआ उसने। तो इसका सोचता हूँ और इसका सोचता हूँ, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट का देखो, और इसको सेकेंड पार्ट हमने लिख दिया। यहां तक समझ आ रहा है? तो अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं यार, तो जो पॉइंट P है ये ऑन द लाइन ऑफ वायर है, ऑन द लाइन ऑफ करंट कह सकते। ये P पॉइंट एग्जैक्टली इसी लाइन पे आ रहा है, तो लाइन पे आ रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया? 0 लिख सकते ना। क्रॉस, एक्चुअली जो मेन फॉर्मूला था तुम्हारा वो क्या था? μ0 I dl क्रॉस r।
बात समझ आ रहा है? क्रॉस आर तो आर तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना, आर तो वो पॉइंट से करंट एलिमेंट से लेते थे, तो उस वायर पे फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड at P, magnetic field at P due to part 1 of the wire, ये जीरो आएगा। ड्यू टू पार्ट 1 ऑफ द वायर वो क्या हो जाएगा? जीरो। लिख सकते हैं ना? कोई डाउट है किसी को? तो ये एक फॉर्मूला जैसा रखोगे दिमाग में कि भी जिस भी वायर के लिए हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं उसी वायर पे, या तो उस वायर पे या ऑन द लाइन ऑफ वायर किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तक समझ आ रहा है? ये याद रहेगा। अब बचा क्या? तो ये तो गायब, इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसकी वजह से कितना आ गया? जीरो। तो सिर्फ कौन बचा? पार्ट 2 ना। पार्ट 2 के लिए सीधा वो सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा यार, लिख सकते हैं ना? तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स नॉट लिख देंगे। अब देखिए फॉर्मूला, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स नॉट, तो एक्स नॉट लिख सकते हो ना। अब देखो डायरेक्शन ऐसा रखेंगे आप, करंट इस डायरेक्शन में, राइट हैंड इधर, लिख सकते हैं ना? तो किधर घूमेगा? आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन क्या लिख देंगे? आउटवर्ड्स। यहां तक समझ आए? तो ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि यार ये याद रखिएगा, है ना, कि किसी भी वायर पे, है ना, जिस वायर के लिए करंट, जिस वायर के करंट के लिए हमारे को फील्ड लिखना है, उसी वायर पे अगर कोई पॉइंट है जिधर फील्ड निकालना है तो वो हमेशा क्या लिखेगा? आप जीरो लिख देंगे। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को भी इसमें? नहीं, हो जाएगा ना? अब देखिए ये ऐसा है, देखो इनफाइनाइट लेंथ से वो वायर आ रहा है, 90 पे टर्न हो गया, फिर अगेन 90 पे टर्न होके चला गया। ऐसा हो सकता है? करंट आई तो सब में आई होगा, ठीक है ना? ये 2a लिख दिया, ये वाला जो बेस का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज 2a, मतलब ये यू शेप का बना है, इन्फिनिटी से फिर 90 पे उठ गया, फिर ये इन्फिनिटी तक चला गया, तो इसको क्या लिख सकते? 2a जैसा लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो इसमें कह दिया कि यार इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है? तो जो P पॉइंट है इसके लिए क्या दिया हुआ है? ये एक तो सेंटर पे है यहां से, तो मतलब ये डिस्टेंस a और ये भी a डिस्टेंस गिवन है। ये देखो, करिए फटाफट लिखिए, लिख सकते? तो अब देखो 3 डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं हमारे को, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। यहां तक समझ आ रहा है? तो मैं B1, B2, B3 इन तीनों का वेक्टर सम लिख दूं तो काम चल जाएगा। अब देखना यार, समझना, पहले हम लोग इसके लिए लिखते हैं, इस वायर के लिए, फिर आगे थोड़ा सा और परफेक्ट होते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, अब तुरंत समझ जाएंगे। एक सिंगल लूप जैसा डायरेक्शन, सब हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट देगा। ये आउटवर्ड्स है तो ये भी आउटवर्ड्स और ये भी आउटवर्ड्स, पक्की बात है, देना ही देना है। बात समझ आ रहा है? तो देखो ये कैसे आउटवर्ड्स है, लेकिन अभी थोड़ा डायरेक्शन परफेक्ट कराना था, वो हाथ घुमाना इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये आउटवर्ड्स, थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, हाथ किधर घूम रहा है? आउटवर्ड्स। आ जाएगा? तो मतलब ये कोई डायरेक्शन का कोई पंगा है ही नहीं, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो जो फाइनल आउटकम आना चाहिए डायरेक्शन के हिसाब से, ये तो आउटवर्ड्स होना है, और तीनों का आउटवर्ड्स था, इसलिए अगर मैं तीनों को अलग अलग निकाल पाऊं तो तीनों का एल्जेब्रिक सम जो होगा वही फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट वायर के लिए और सेकेंड वायर के लिए जो फील्ड आएगा वो बिल्कुल एक ही मैग्नीट्यूड का होगा। यार देखो ना, ये जो डिस्टेंस है इसके लिए a, इधर भी a, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, तो सब कुछ वैसा ही है। तो पहले इसमें, इसके लिए अगर मैं B1 फील्ड लिख रहा हूं तो इसके लिए भी मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली इक्वल फील्ड मिल रहा है तुम्हें, B1 लिख सकते, और इसके लिए B2 लिख दिया हमने, लिख सकते हैं ना? तो B1, B1, B2 तीनों का एल्जेब्रिक सम इन आउटवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेट फील्ड एट द गिवन पॉइंट। यहां तक सबके समझ आ रहा है? गुड। अब देखिए
अगर हम लोग B1 की बात करते हैं, है ना, तो क्या आएगा? ये पॉइंट है, देखिएगा यार, ये डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस A है ना, और ये डिस्टेंस भी क्या है? A है। ऐसा लिख सकते, देखिएगा ये इधर लंबा लेंथ है, यहां तक समझ आ रहा है? तो यार इसको मैंने थीटा लिख दिया, इस एंगल को थीटा लिख दिया, लिख सकते। तो दूसरा जो एंगल है ये तो अपने आप 90 है, इधर वाला तो 90 हो जाएगा ना। तो अगर हमारे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यही वाला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिख सकता क्या? तो यहां पे B1 निकालना है, B1 म्यू नॉट, बिल्कुल ठीक है, करंट अपॉन 4 पाई R के लिए क्या लिखेंगे आप? A, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर ना, तो कितना आएगा? 4 पाई A। यहां तक समझ आ रहा है? एक तो भाई 90 हो गया, तो ये साइन 90 लिख सकते। दूसरा यहां पे साइन थीटा चाहिए हमारे को इस ट्रायंगल से, तो ये A है, ये भी क्या है? A लिख सकते ना। तो ये भी A है, ये भी A है, कुछ नहीं तो देख के पता लग जाना यार कि कितना एंगल होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ये A है, ये भी A, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? अब देखो B1 आप निकाल लोगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 1 बाई √2, ये B1 आ गया। तो B1 आ गया मतलब इस लाइन के लिए तो आ ही गया, इसके लिए भी मिल गया तुम्हें। यहां तक समझ आ रहा है? अब बच गया कौन सा? इसके लिए। अगर मैं अब इसके लिए देखूं, यहां तक सबको समझ आ रहा है? अब ये कैसा वायर है? ये हॉरिजॉन्टल A डिस्टेंस है, लिख सकते ना, और ये भी A है भाई, और ये भी क्या है? A। अब यहां पे अगर फील्ड चाहिए, ऐसा लिखोगे फिर से यार, ये दोनों 45 45 होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। अब ये देखो वायर करंट आई है, इसको हमने B2 लिखा हुआ है, तो B2 कितना होना चाहिए? म्यू नॉट I अपॉन अगेन 4 पाई A ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अब भी है वो फिर से क्या है? A। तो A लिख सकते इनटू साइन 45 प्लस साइन 45 लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो यार यहां से B1 मिल गया, यहां से B2 मिल गया, तो नेट फील्ड कितना बनेगा? B नेट कितना बनेगा? B1 प्लस B1 प्लस B2। ये फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। यहां से मैग्नीट्यूड निकला है, डायरेक्शन हमने लिखा हुआ है यार, आउटवर्ड्स आएगा, लिख सकते। तो कुछ है नहीं यार इसमें, सीधा आप देखोगे फॉर्मूले को बस ढंग से यूज कर लेना है, थोड़ा दिमाग खुला रखना है। यहां तक हो जाएगा सबका? ये क्यों लिखा यहां तक समझ आ गया? कैसे लिख दिया पता लग गया? गुड, बन जाएगा ना। अब लूप के लिए बताते हैं, सर्कुलर लूप के लिए, और लूप और वायर दोनों मिला के फिर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। यहां तक लिखिए, लिख लिया सबने? अब देखो, अब सर्कुलर लूप है, अब इसके लिए फील्ड चाहिए यार सेंटर पे, ठीक है? यहां तक समझ आ रहा है? अब सेंटर पे फील्ड चाहिए, इसको भी डिराइव करना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो अब देखिए, अभी जो फील्ड होता है वो कितना हो जाएगा? फिर से वही बायट-सावर्त लॉ जो पहला लिखा था, है ना, वही यूज करके मिलेगा आपको। रेडियस अगर R गिवन है, तो जो सेंटर पे फील्ड होगा यार, इसको मैंने O लिख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा वो म्यू नॉट I अपॉन 2R लिख सकते, म्यू नॉट I अपॉन 2R लिख सकते। अब एक मैं इसको मतलब जल्दी में डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार क्यों लिखा है, कैसा लिखा है। यहां तक समझ आ रहा है?
अब इसको देख लीजिए, आपके पास जो पहला फॉर्मूला आया था वो क्या था यार? बायट-सवर्ट लॉ से जो आया था वो कितना था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब जैसा था। लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए कि भाई हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिख दिया, ये आईडीएल लिख सकते हैं इसको यार, इसको आईडीएल लिखा जा सकता है ना। तो अब सिर्फ इस पार्ट को बाहर निकाल कर अगर देखा जाए तो एक ऐसा वायर दिख रहा है आईडीएल, और इस पॉइंट पे हमारे को फील्ड चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। यहां तक समझ आ रहा है? तो आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लिख सकते ना, आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। यहां तक समझ आ रहा है सबको? ये मैं इसलिए भी डिराइव कर रहा हूं कि अगर पार्ट ऑफ द सर्कल के लिए फील्ड चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए, वहां पे यूनिटरी मेथड क्यों लिख सकते हैं हम लोग। यहां तक समझ आ गया? तो अब इस स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हमारे को फील्ड एट द सेंटर चाहिए तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते। कितना आएगा? म्यू नॉट आई डीएल आर, आर के लिए क्या लिख दोगे? कैपिटल आर लिख सकते। क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दिया, साइन 90 लिख सकते हैं ना यार, साइन 90 आ जाएगा अपॉन क्या? 4 पाई आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत है? साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो यार नेट फील्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए? डीबी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, साइन 90 1 हो गया भाई, लिख सकते हैं ना। ये आर यहां से कैंसिल ही कर दो, आर स्क्वायर बचेगा। तो यार म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, बचा क्या? सिर्फ डीएल बचा। लिख सकते ना, ऐसा लिखा जा सकता है। स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा, फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब डीएल का यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, कई बार हमने किया हुआ है। तो जब भी इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन आता है तो टोटल डिस्टेंस लिख दिया जाता है। तो डिस्टेंस टोटल कितना आएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। तो जो फाइनली फॉर्मूला मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर, लिख सकते। यही फॉर्मूला आएगा। समझ आ रहा है? तो ये डेराइव भी करने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि देखना सबका बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है। आइडियल यहां पे होता या कहीं पे भी होता तो एग्जैक्टली यही कंट्रीब्यूशन उसको मिलता। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पूरे लूप के लिए फील्ड हमारे को म्यू नॉट आई बाई 2r मिल रहा है तो एग्जैक्टली हाफ लूप होता तो कितना होता? अपॉन 2। बात समझ आ रहा है? ये डेराइव इसलिए मैंने करवाया। यहां तक समझ आ रहा है? मतलब बराबर बराबर लेंथ का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि डीएल का इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है। यहां तक समझ आ रहा है? तो अगर मैं कहूं कि नहीं यार पूरा लूप नहीं होता, आधा लूप होता, तो फील्ड कितना होता? दिस अपॉन 2। मैं कहता नहीं यार 1/4 है, तो क्या लिखते आप? ये टोटल अपॉन 4। बात समझ आ रहा है? कर सकते हैं ना? लिख लीजिए। ये कैसे लिखा यहां तक पता लग गया? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली म्यू नॉट आई बाई 2r ही मिलता है आपको। लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कोई डाउट है किसी को भी यहां तक? नहीं। अब देखो यहां तक सबके समझ आ गया है? अब अगर पूरा लूप ना होकर के पार्ट ऑफ द लूप है तुम्हारे पास, ठीक है, देखिए हमारे को सिर्फ ये मिला है, ठीक है ना, मतलब ये कुछ है ही नहीं। ये डिस्टेंस कितना आ गया? r, लिख सकते। तो ये रेडियस r हो गया और करंट कितना है? I। एंगल कितना हो गया? थीटा, लिख सकते। थीटा क्या है भाई? कुछ भी हो सकता है, 90, 50, 180, 200, कुछ भी लिख सकते। अभी हमने क्या सॉल्व करा है इसमें भाई? इसके पहले किया ना, अगर आधा होता, आधा मतलब थीटा कितना होता? 180 डिग्री हो जाता। डिग्री, रेडियन ये सब पता है ना? डिग्री कैसे लिखते हैं वो 360। चलिए अब देखिए, अगर मेरे को ये आपसे ये कहा गया कि यार सिर्फ इसके लिए हमें चाहिए, जो लूप का पार्ट है सिर्फ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे?
तो हम लोग ये लिख सकते हैं यार कि ये अगर टोटल एंगल लिखे तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा। तो अगर 2 पाई एंगल बनता है तो फील्ड तुम्हें कितना मिल रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2r लिख सकते। तो यूनिट एंगल के लिए कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लिख सकते। तो थीटा के लिए कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा। ये कैसे किया समझ आ रहा है। अब ये बिल्कुल ध्यान रखना कि थीटा यहां पे रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में होता तो फिर मैं 2 पाई ना लिख करके वो 360 लिखा होता। हमने बात समझ आ रहा है ना भाई, इतना एडजस्टमेंट तो कर लेंगे ना। ये हमने 2 पाई लिखा, मतलब हम लोग रेडियन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लिख सकते हैं ना। अगर डिग्री होता तो सब कुछ ऐसा ही होता, इधर 360 रख करके बन जाएगा। समझ आ रहा है, कितना आएगा बताइए, यहां तक हो गया। तो अगर यहां पे फील्ड चाहिए तुम्हारे को तो फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू ये वाला जो थीटा था। यहां तक समझ आ रहा है। अब डायरेक्शन के लिए 2 अलग चीजें यूज करनी है तुम्हें। यहां तक सबके समझ आया। स्ट्रेट वायर के लिए डायरेक्शन कैसे लिखते थे, थंब को वायर पे रख दिया, एकदम एग्जैक्टली जो डायरेक्शन था, और बाकी के 4 फिंगर्स उस प्लेन पे रखे तुमने जिधर फील्ड चाहिए था, इधर रख दिया, इधर रख दिया। समझ आ रहा है। अब जस्ट उल्टा काम करो। उस समय थंब तुम्हें करंट पे रखना होता था, अब तुम्हें थंब डायरेक्शन बताएगा, मतलब हाथ घुमाना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से सीधा देखो, 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अब जैसे 2 लूप है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है क्लॉकवाइज है। अब हाथ घुमाइए, आउटवर्ड्स आएगा, हाथ घुमाइए इनवर्ड्स आएगा। तो ये समझ आ रहा है ना, राइट हैंड कर रूल। ये अब इसको डायग्राम में लिख नहीं सकते यार, समझ आ रहा है ना। इसको आप ऐसा हाथ घुमाइएगा तो किधर आएगा, आउटवर्ड्स आ जाएगा। इधर ऐसा लिखिएगा तो क्या आएगा, इनवर्ड्स आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो एग्जैक्टली यही डायरेक्शन का फॉर्मूला यहां पे भी लिख सकते हैं आप। ये जो हमने डायरेक्शन के लिए लिखा ना, यही फॉर्मूला इधर भी आधे के लिए, मतलब पार्ट ऑफ द लूप है तब भी यही होगा। यहां पे क्या होगा, ऐसा चलना है आउटवर्ड्स। अगर ये करंट उल्टा होता तो क्या लिखते आप, इनवर्ड्स। यहां तक समझ आ रहा है। तो कैसे ये आउटवर्ड्स इनवर्ड्स आता है, 2 ही डायरेक्शन निकलेगा यार, मतलब एक क्लॉकवाइज चल रहा होगा करंट या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। यहां तक समझ आ रहा। हाँ, हॉरिजॉन्टल लूप है तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। समझ आ गया, गुड। यहां तक हो गया सबका। तो ये फॉर्मूले में म्यू नॉट आई बाई 2r, अगर थीटा के लिए लिखोगे तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है किसी को इसमें, लिख लिया है ना यार सबने। दूसरा जो तुमने फॉर्मूला, ये तो कंप्लीट लूप के लिए था, पार्ट ऑफ द लूप के लिए क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा लिख सकते। अब इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन बने हैं, है ना। अब जैसे आसान से शुरू करते हैं बिल्कुल कि यार ऐसा इन्फिनिटी से आया, मतलब लॉन्ग वायर है, शुरू हॉरिजॉन्टल वायर आया, कर्व बनाया उसने ऐसा, ओरिजिन पे ना जाकर के वहीं से उसने कर्व बनाया, फिर सीधा ऊपर निकल गया, लिख सकते। अब इसमें देखिए यहां पे पूछ रहा है आपसे कि फील्ड कितना आ जाएगा। अब यहां से देखिए करंट आई गिवन है, रेडियस सपोज आर गिवन है। यार इसके लिए और इसके लिए कोई फील्ड नहीं होगा, अभी तुरंत पढ़ा है हमने। जिस स्ट्रेट वायर पे के लिए फील्ड चाहिए और उसी वायर पे अगर तेरा पॉइंट है तो फील्ड क्या आ जाएगा, 0। बचा क्या, ये गायब। इसके लिए 0 क्यों आया समझ आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था आपके कॉपी पे होगा, देखिएगा यहाँ पे क्यों 0 आया पता लग गया। अब सिर्फ ये बच रहा है जिसके लिए फील्ड चाहिए, किधर आएगा, आउटवर्ड्स आएगा। तो डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आउटवर्ड्स। और सीधा वैल्यू ये 1/4 पार्ट है, क्यों, थीटा, थीटा से भी कर सकते थे, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 लिखेंगे। यहां तक समझ आ रहा है ना, कोई डाउट है किसी को इसमें, बन जाएगा, कितना आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/4 मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 1/4 मतलब 8r हो जाएगा क्या।
आप इस फॉर्मूले से करो, इधर से भी वही आना चाहिए, बिकॉज थीटा को आप पाई बाई 2 यूज करोगे, पाई पाई कैंसिल होके फाइनल आंसर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 8r। लिख सकते हैं ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? समझ आया? बन जाएगा? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए यार। यहां तक हो गया सबका? अरे हुआ नहीं, वह हो गया। आगे चले। अब एक आईआईटी का बना, तब डायग्राम के हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट अगर आपके समझ आया, सब्जेक्टिव के टाइम पे पूछा गया था, अगर आपको समझ आया सभी कर सकते हैं उसको यार, कुछ है ही नहीं। ये मतलब एक स्ट्रेट वायर है, फिर लूप बना, फिर स्ट्रेट वायर गया, फिर लूप बना, फिर गया, फिर लूप बना, फिर गया, फिर लूप बना। समझ आ रहा है? क्या है समझ आए? पहले वायर को ले गए, फिर घुमा दिया, फिर ले गए, घुमा दिया। लिख सकते? अब एक जगह करंट आई है तो भैया सब जगह करंट क्या होगा, आई होगा। अब यहां पे लिख दिया दिस एंगल इज थीटा। अब 4 डिफरेंट रेडियस, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 रेडियस बनना चाहिए, तो उसमें लिखा है कि भाई R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। मतलब कौन सा रेडियस कहां फिट होगा ये समझ आ रहा है? सबसे छोटा वाला R4 है, R3 है, R2 है, फाइनली क्या है, R1 है। अब तुम्हारे को फील्ड पूछा गया एट पॉइंट O, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहां तक समझ आ रहा है सबको? डायरेक्शन क्या, ये सारे स्ट्रेट वायर्स आप हटा देंगे। हमारे पास जो फील्ड के लिए जो कंट्रीब्यूट करेगा, सही में कंट्रीब्यूट करेगा, वो ये है, ये है, ये है और ये है। बाकी सभी यूजलेस है, क्योंकि सभी के स्ट्रेट वायर के लाइन पे वो पॉइंट आ रहा है। और मैंने शुरू में लिखा था स्ट्रेट वायर के लाइन पे पॉइंट आने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाना। तो यार इसके लिए जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, और इसके लिए भी क्या है, जीरो। तो आप इसको हटा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लिख सकते ना? अब यहां पे डायरेक्शन देखना, इसका इनवर्स जाएगा, तो यहां पे आप कर लीजिए। वहां पे अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आउटवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इनवर्स नेगेटिव है, तो ठीक है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। बट हम लोग यहां पे इन जनरल प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? लाइक अगर आउटवर्ड्स आ रहा है तो आप पॉजिटिव लिख दीजिएगा, है ना। अगर इनवर्स आ रहा है तो नेगेटिव लिख दीजिएगा। लिख सकते? वो डिपेंड करेगा, एग्जाम में वो कह रहा है कि आउटवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो तुम फिर उसके हिसाब से लिखना। बात समझ आ रहा है ना? तो अब यहां पे देखो यार, ये इनवर्स है, फर्स्ट का इनवर्स जाएगा, तो यार मैं B1 लिख करके इसको नेगेटिव लिख दूं, चलेगा? ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो देखो B2 पॉजिटिव, फिर ये क्या होगा, B3 नेगेटिव, फिर ये क्या होगा, B4 पॉजिटिव। यहां तक समझ आ रहा है? तो कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में आएगा, ये पता लग गया सबको। अब यार B1 B2 B3 B4 निकालना बहुत इजी टास्क है। अगर मैं फाइनल B की बात करूं तो माइनस B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4 लिख सकता, लिख सकता ना? यहां तक समझ आ रहा है? अब जो डायरेक्शन होगा वो अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे, कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाई एक्सिस है तो उसके अकॉर्डिंग J यूज करेंगे। ये तो समझ आ रहा है ना, इतना सबको पता है मेरे ख्याल। अब देखो B1 कितना होना चाहिए यार, सीधा फॉर्मूला लिख सकते क्या यार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। B1 के लिए सबसे छोटा रेडियस क्या होगा, R4। लिख सकते यार, थीटा सब में, सब कुछ सब में है, तो यार म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई सब में आएगा, तो सिर्फ रेडियस वाला पार्ट अलग होता है, तो मैं इसको 1 R3 सॉरी R4 ऐसा लिख सकता है क्या। फिर दूसरे के लिए प्लस है R3, तीसरे के लिए माइनस है ना R2 R1। बन गया? कर सकते हैं? यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बन जाएगा ना? अब इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में लिखूंगा आपको लगेगा यार ये ऐसा बनेगा, आपको पता लग जाएगा इसमें कुछ है ही नहीं पंगा। यहां तक सबके समझ आ गया है? कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। ये लिख लिया हुआ है?
अब देखो सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके समझ आता जाएगा मेरे ख्याल से। वो सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन। पता लग गया सॉल्यूशन? बन जाएगा, ठीक है ना? क्या हो रहा है यार? पता लग गया सॉल्यूशन? सभी सेंटर पे इधर निकालना है, बन जाएगा ना? वो आप सीधा एचसी वर्मा शुरू करिएगा, वो आईटी के क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो वो बनने चाहिए एक बार में बनेगा, ठीक है? यहां तक सबके समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? ये वाला बन गया? जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन था, ये भी आईटी में पूछा था, एग्जैक्टली क्या था वो पता नहीं लग रहा अभी, बट यही पैटर्न था। समझ आ रहा है ना? वो अलग अलग रेडियस होंगे यार, ये सभी अब इस बार यूजलेस जाएगा, सब अलग अलग रेडियस गिवन होगा, सभी थीटा अलग अलग होगा, करंट सब में कॉमन हो जाए। तो इस बार क्या करोगे, ये सब बाहर करोगे आप, ये सभी हटाओगे ऐसा, फिर बन जाएगा। लिख सकते हैं ना? तो इसमें जितने भी जिस तरह के भी क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं। फिर या फिर ऐसा देखो, दो पैरेलल वायर्स हैं यार, I1 I2, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट है। अब बीच में पूछेगा, लिख सकते हैं ना यार, इसके लिए इनवर्ड्स है बट इसके लिए क्या है, आउटवर्ड्स। बात समझ आ रहा है? क्योंकि एक के ऐसा नहीं सोचे यार एक ही तरफ था तो दोनों एक ही डायरेक्शन, एक के लेफ्ट हैंड साइड पे थे आप, दूसरे के राइट हैंड साइड पे थे, ठीक है ना? तो देखो इसके लिए अगर इनवर्ड्स है तो इसके लिए क्या है, आउटवर्ड्स है। तो नेट फील्ड चाहिए, आप क्या करोगे, इसका पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो दूसरा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन का लिखेंगे। यहां तक समझ आ रहा है? तो आप ये टॉपिक देखना भाई, 80% पार्ट तो यहां तक हम कवर करते हैं, है ना? अब आखिरी में क्या बचा है, एम्पियर सर्किटल लॉ, वो लाइन इंटीग्रल करके लिखा होगा, आप देखिएगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे हम लोग। सबसे पहला इसके जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे आप, ठीक है? एम्पियर सर्किटल लॉ में जैसे सोलेनॉइड ऐसा बना होगा, ठीक है? अब इसके एक्सिस पे फील्ड निकालना है, ठीक है? ट्रॉइड बनाए, मतलब सोलेनॉइड को घुमा के सर्कल बना दो उसके एक्सिस पे। तो यहां पे हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से अलग थोड़ा एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, जस्ट लाइक कि उधर कुलम्स लॉ एंड गॉस थ्योरम होता था ना, तो इधर देखो कुछ है ही नहीं, वो मतलब 10-15 मिनट्स का है, ठीक है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, देखो B.dl मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये कितना हो जाता है, μ0I, मतलब ये सिर्फ मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, अब देखिएगा एक बार, है ना? इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप, ये हम लोग उसमें मैथ्स के हिसाब से पढ़ेंगे, μ0 × I। जैसे होता नहीं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, यहाँ से हम स्ट्रेट वायर का भी निकाल सकते हैं और भी जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना कर लेंगे ना हम। चलिए तो उसको लिख लीजिए।